हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अब बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और आज हम लेकर के आए हैं इस हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट नंबर 11। ठीक, इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 10 तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 11 के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक, हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिल्ली में लाल किला, ध्यान रखना, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। ठीक, यानी दिल्ली में जो लाल किला है वो किसने बनवाया था, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो कह रहा है शाहजहां ने बनवाया था, और दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है जहांगीर ने बनवाया था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बाबर ने बनवाया था, चौथा ऑप्शन है आपके पास हुमायूं। ठीक, तो हुमायूं ने बनवाया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, यानी कि शाहजहां, यानी शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक, ये ध्यान रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें करी थी कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। ठीक, और आज हमारे पास में क्वेश्चन है क्या कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके और किनके बीच में लड़ा गया था। ठीक, ये बात आपको बतानी है। ठीक, यानी पिछले वीडियो में जो हमारे पास में क्वेश्चन था वो ये था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। ठीक, लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था। ठीक, तो जरा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मराठा और मुगलों के बीच में, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है अफगानों और मुगलों के बीच में, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि मराठा और अफगानों के बीच में। ठीक, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है अफगानों और तुर्कों के बीच में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि मराठा और अफगान, यानी मराठा और अफगान के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक, अब आपको ये बात कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कब लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि हौज ए सुल्तानी, ध्यान रखना है, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी कि जो हौज ए सुल्तानी है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पहले कह रहा है बाबर ने करवाया था। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिकंदर लोदी ने, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इल्तुमिश ने, चौथा ऑप्शन कह रहा है अकबर ने। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुमिश। ठीक, यानी जो आपके पास में हौज ए सुल्तानी है वो या उसका निर्माण जो है इल्तुमिश ने करवाया था, यानी हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है वो किसने, इल्तुमिश ने करवाया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि कौटिल्य की सहायता से, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक, ठीक, यानी नंद वंश का अंतिम शासक यानी धनानंद को पराजित किया था। ठीक, पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन समझो अच्छी तरीके से। ठीक, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है धनानंद। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है, धनानंद है। ठीक, अच्छा एक बात और बताओ जरा, क्या कि धनानंद का संबंध किस वंश से था, तो आपको ध्यान रखना नंद वंश से। धनानंद का संबंध जो है वो किस वंश से था, तो आपको ध्यान रखना नंद वंश से। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बन गए। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि कौटिल्य की सहायता से किसने, ठीक है, कौटिल्य की सहायता से किसने नंद वंश के अंतिम शासक यानी धनानंद को पराजित किया था। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है अशोक की, ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अकबर की, और चौथा ऑप्शन कह रहा है काला शोक की। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसके, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से कौटिल्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर दिया था। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि 1540 में, ध्यान रखना 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। ठीक, यानी अब सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना क्या कि कन्नौज का युद्ध हुआ कब था, तो 1540 ईस्वी में। ठीक, यानी 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में अब निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और आपको बताना है कि कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में किसकी हार हुई थी। ठीक, ये बताना आपको। तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि हेमू की हार हुई थी, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है हुमायूं की हार हुई थी, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है अकबर की हार हुई थी, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है शेरशाह की हार हुई थी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुमायूं। ठीक, यानी कि 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है कि एनी बेसेंट ने, ध्यान रखना एनी
बेसेंट ने 1898 में, ध्यान रखना, एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक, ध्यान रखना, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। ठीक, ये बात ध्यान रखनी, दोनों पढ़ाए जाते थे। ठीक, मतलब आपको ये बात बतानी है क्या कि एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, तो आपको ध्यान रखना एनी बेसेंट ने। किसने करी थी? एनी बेसेंट ने करी थी। ठीक, और कब करी थी? तो 1898 ईस्वी। तो दो क्वेश्चन बन गए, नहीं बन गए? ठीक, अब वहाँ पर हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक, अब वो कौन सा शहर था, किस जगह पर करी थी, तो ये बात आपको बतानी है। ठीक, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पुणे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बनारस और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कोलकाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना, यानी कि बनारस, यानी जो बनारस शहर है वहाँ पर एनी बेसेंट ने सन 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने, ध्यान रखना, सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। ठीक, यानी कि सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किस सन में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन हमारे पास में है कह रहा है 1191 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1195 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1211 में, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है 1192 ईस्वी में। ठीक, यानी सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को कब हराया था, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी 1192 ईस्वी में, यानी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में कह रहा है कि 1600 ईस्वी में, ध्यान रखना किसमें, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान रखना 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक से एक चार्टर हासिल किया था। ठीक, यानी किससे चार्टर हासिल किया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर हासिल किया था। अब किससे हासिल किया था, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक, चलो ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। हमारे पास में पहला ऑप्शन लिखा हुआ कह रहा है महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है रानी विक्टोरिया से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राजा हेनरी चतुर्थ। ध्यान रखना तीसरा ऑप्शन क्या है, राजा हेनरी चतुर्थ। ठीक, और इसके बाद में आपका लिखा हुआ है किंग एडवर्थ सिक्स्थ। ध्यान रखना किंग एडवर्थ, और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, सिक्स्थ। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, जो महारानी एलिजाबेथ थी उनसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर हासिल किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, यानी जो 2000 साल पहले कुषाण जो वंश था उसकी दूसरी राजधानी बनी थी। अब कहाँ बनी थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है मथुरा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मदुरै, तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन कह रहा है वैशाली। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि मथुरा, यानी जो 2000 साल पहले कुषाण वंश की जो दूसरी राजधानी बनी थी वो क्या बनी थी, मथुरा बनी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। ध्यान समझ लीजिए, कह रहा बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। तो से कह रहा है क्या, बिहार। क्या है, बिहार। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्तूप, तीसरा ऑप्शन कह रहा है चैत्यगृह, और चौथा ऑप्शन कह रहा है पित्रादूरा। क्या है, पित्रादूरा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या ध्यान रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। ठीक, यानी कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है 4 ऑप्शन, ये सब के सब प्राचीन स्थलों के नाम है। ठीक, अब आपको ये बतानी है
ठीक, अब आपको ये बताना है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है, आज के समय पे जो भारत पे स्थित नहीं है। ठीक, ये बात आपको बतानी है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है हल्लूर, दूसरा ऑप्शन कह रहा मेहरगढ़, तीसरा ऑप्शन कह रहा इनाम गाँव, चौथा ऑप्शन कह रहा हुंगी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी आज के समय में ऑप्शन नंबर बी यानी जो मेहरगढ़ है वो भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है इल्बर्ट बिल। इस क्वेश्चन के हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन हमसे फिर से पूछा गया। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से कैसे। तो कह रहा है देखो कि इल्बर्ट बिल में ठीक का प्रावधान किया गया था। ठीक, मतलब जो इल्बर्ट बिल है ये जो है का प्रावधान किया गया था। अब किस चीज़ का प्रावधान किया गया था ये बताना आपको। ठीक, अच्छा किसके कार्यकाल में किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सीधी बात है। ठीक, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, फिलहाल के लिए हम लोग इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रवादी को कड़ी सजा, ध्यान रखना जो राष्ट्रवादी है उसको कड़ी सजा देना, ये प्रावधान था। दूसरा कह रहा है शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, ये प्रावधान था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हमसे कि सैन्य प्रणाली में सुधार लाना, क्या था, सैन्य प्रणाली में सुधार लाना, ये प्रावधान था। ठीक, और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता, ध्यान रखना है, पहचान गए ना कि ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता। ठीक, यही प्रावधान था, ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्या कि ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता बनाए रखना। ठीक, ये क्या था, उसका प्रावधान था, किसका, इल्बर्ट बिल का। ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला, ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी, अब दिलरास, नाम देखिए जरा कितना अच्छा है, दिलरास। ठीक, तो ध्यान रखना जो औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम, ठीक पूरा नाम पढ़ लो, दिलरास बानो बेगम का स्मारक है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो वास्तुकला है औरंगजेब की पत्नी, पहले तो याद कर लो कि औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या है, तो दिलरास, जो दिल को रास आए ऐसी बानो बेगम। ठीक, तो ध्यान रखना दिलरास बानो बेगम। अब उसका स्मारक स्थल कौन, ठीक है, इनमें से स्मारक कौन है, तो ये बात आपको बतानी है जरा ध्यान से। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है ताजमहल, ताजमहल तो नहीं है। ठीक, ये किसी दूसरे के प्रेम की निशानी है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जामा मस्जिद। ठीक, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है शाह बेगम का मकबरा, चौथा ऑप्शन है बीबी का मकबरा। ठीक, अब औरंगजेब की बीबी, बीबी मतलब बीबी का मकबरा, सीधी बात। ठीक, चलिए अच्छा ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है क्या, डी, क्या रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, जो बीबी का मकबरा है वो औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि अली वर्दी खान के बाद, ध्यान रखना अली वर्दी खान के बाद, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना, कौन बना ये बताना आपको। ठीक, यानी अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है सरफराज खान, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिराजुद्दौला, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। ठीक, उसके बाद चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है मुर्शीद कुली खां, क्या कह रहा है, मुर्शीद कुली खां। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिराजुद्दौला, यानी जो सिराजुद्दौला थे वो अली वर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, अब ये समझ आया, कह रहा है किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए क्या कि महात्मा, ये जो करो या मरो का नारा वो दिया किसने था, महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जिस समय गांधी जी ने ये बात कही थी कि करो या मरो। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन, चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है दांडी मार्च। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, क्या ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक बात कही थी करो या मरो। ठीक, इन्होंने पहली बार, ठीक पहली बार में ऐसा लगा था कि ये लोग ये जो हैं हिंसा करने के बारे में थोड़ा सा मूड बना लिए हैं। ठीक, क्योंकि इन्होंने हमेशा अहिंसा के पुजारी बोले जाते थे। ठीक है, तो इन्होंने हमेशा अहिंसा के बारे में ही सोचा था। ठीक, बट इन्होंने पहली बार, ध्यान रखना है कि पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने कहा था कि करो या मरो। ठीक, तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। ठीक है।